नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। इजराइल ने भारत से की नई मांग, हमास को आतंकवादी संगठन का दर्जा देने पर जोर, दुनिया में भारत की राय की बताई अहमियत। इक्वालिटी पैराडाइज आइसलैंड में महिलाओं ने की हड़ताल, पे गैप को लेकर है नाराजगी, दुनिया में जेंडर इक्वालिटी के लिए मशहूर है आइसलैंड। और केंद्र सरकार लेकर आई अपार आईडी, हर विद्यार्थी को दी जाएगी डिजिटल आईडी, सरकारें रख सकेंगी निगरानी। आइए खबरों की शुरुआत करें। इजराइल ने भारत से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है, साथ ही हमास को प्रतिबंधित करने की भी मांग की है। इजराइल की यह मांग हमास द्वारा इजराइल पर क्रूर हमले के बाद आई है। इजराइल के मुताबिक भारत दुनिया में एक अहम मोरल वॉइस है। साथ ही इजराइल के एंटी टेरर ऑपरेशन में भारत के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है। हमने इजराइल हमास विवाद को पिछले बुलेटिन्स में लगातार कवर किया है। आपको बता दें कि हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई में बेमौत मारे जा रहे फिलिस्तीनियों को लेकर दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। इस पर इजराइल का तर्क है कि वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमास ऐसे हमले दोबारा ना करे। इजराइल इसे मिडिल ईस्ट में अपना सर्वाइवल बता रहा है। आज हम बात करेंगे कि हमास क्या है, जिसे आतंकवादी संगठन का तमगा दिलाने की मांग इजराइल द्वारा की जा रही है। हमास एक इस्लामिक उग्रवादी मूवमेंट है, साथ ही फिलिस्तीन की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। यह संगठन गाजा पट्टी में तकरीबन 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को प्रशासित करता है। तकरीबन दर्जन भर देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश शुमार हैं। कुछ देश केवल इसके मिलिट्री विंग को आतंकवादी संगठन का दर्जा देते हैं। हमास की मिलिट्री विंग को अल कासम ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस संगठन के फलने फूलने के लिए जिम्मेदार हैं। ईरान से हमास को वित्तीय मदद हासिल होती है तो तुर्की इसके लीडर्स को शरण मुहैया कराता है। कुछ देश हमास की लड़ाई को फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए मानते हैं। हमास के अलावा इजराइल में दूसरी राजनीतिक पार्टी है फतह, जो कि वेस्ट बैंक पर शासन करती है। आपको बता दें कि भारत सरकार यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित करती है। 2019 में हुए संशोधन के पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। फरवरी 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक इस एक्ट की पहली अनुसूची के तहत कुल 44 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। विदेश मंत्रालय का इस पूरे मामले पर स्टैंड साफ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वहीं 2 स्टेट सॉल्यूशन के अपने ऐतिहासिक सपोर्ट को भारत जारी रखेगा। वैश्विक आतंकवाद के पैमाने पर हमास की गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन भारत जैसे देश के लिए हमास को प्रतिबंधित करना कठिन है। अंतिम बार भारत ने 2015 में किसी बड़े इंटरनेशनल एंड ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप ISIS को बैन किया था। जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं तभी उनके न मिलने पर आवाज उठा सकते हैं। हाल ही में एक ऐसे देश की हजारों महिलाएं एक दिन की हड़ताल पर थीं, जो कि लैंगिक अंतराल के इंडेक्स में लगातार 14 सालों से नंबर 1 पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की। यूरोप के इस छोटे से देश को दुनिया भर में जेंडर इक्वल सोसाइटी के लिए जाना जाता है। महिलाओं की इस हड़ताल को कल्लारू एटा जाफनरेती नाम दिया गया है। इसका मतलब हुआ यू कॉल दिस इक्वालिटी। इस हड़ताल में आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्सडॉटर भी शामिल थी। उनका कहना है कि इक्वल ट्रीटमेंट की ये लड़ाई बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। इस तरीके से दुनिया भर में जेंडर इक्वालिटी आने में अभी 300 साल और लग जाएंगे। इस हड़ताल का मकसद पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम मिलने वाली पेमेंट, लिंग आधारित हिंसा और अनपेड वर्क जैसे कि चाइल्ड केयर को हाईलाइट करना था। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रोफेशंस में आइसलैंड की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 21% कम कमाती हैं। साथ ही 40% से ज़्यादा महिलाओं ने जेंडर आधारित हिंसा का सामना करने की बात स्वीकारी। ये आंकड़े एक ऐसे देश के हैं जिसे इक्वालिटी का पैराडाइज माना जाता है। अन्य देशों में समानता के स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच एक जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। साल 2023 की रिपोर्ट में 146 देशों में भारत को 127वीं रैंकिंग
हासिल हुई। वहीं आइसलैंड इस रिपोर्ट में लगातार 14 सालों से पहले नंबर पर काबिज है। साथ ही आइसलैंड इकलौता ऐसा देश है जिसने लैंगिक अंतराल को 90% तक कम किया है। जेंडर गैप का सीधा सा मतलब है जेंडर यानी लिंग के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर होने वाला भेदभाव। इसका छोटा सा उदाहरण है एक ही काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाली सैलरी का अंतर। ये भेदभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं होता, इसमें हर जेंडर के लोगों को शामिल किया जा सकता है। हड़ताल के दौरान देश के स्कूल और लाइब्रेरीज बंद रहे। आइसलैंड में हर स्तर पर टीचर्स की संख्या में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। इसी तरह हॉस्पिटल्स ने भी इमरजेंसी मामलों को ही डील किया। साल 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाएं पूरे एक दिन के लिए आयोजित तरीके से हड़ताल पर गईं। इससे पहले साल 1975 में आइसलैंड का महिला कार्यबल हड़ताल पर गया था। तब देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के महत्व को उजागर करना मकसद था। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का नया फाउंडेशन कोर्स लेके आई है। बैच की शुरुआत 23 अक्टूबर 2023 को सुबह 8 बजे से हो चुकी है। बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया गया है। इस P2I न्यू फाउंडेशन कोर्स में एक नया फीचर ऐड किया गया है। आप इसे 3 कैटेगरीज सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में खरीद सकते हैं। सिल्वर कैटेगरी की वैधता 18 महीने, गोल्ड की 30 महीने और प्लैटिनम की 42 महीने तक रहेगी। वन नेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार वन नेशन वन स्टूडेंट ID लेकर आई है। इसे अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नाम दिया गया है। इसके तहत बचपन से ही देश के सभी विद्यार्थियों के लिए एक विशेष ID सिस्टम की बात की गई है। इसके तहत हर विद्यार्थी को एक अपार ID दी जाएगी, जिससे विद्यार्थियों, स्कूल्स और सरकारों को प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक ट्रैक रखने में मदद मिलेगी। ये पहल नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लॉन्च की गई है। इसका मकसद शिक्षा को हसल फ्री यानी परेशानी रहित बनाना है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने की जरूरत को कम करना है। साथ ही सरकारें लिटरेसी रेट और ड्रॉप आउट रेट को लगातार ट्रैक करना चाहती हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के साथ होने वाले फ्रॉड को भी इससे रोका जा सकेगा। हालांकि विद्यार्थियों और पेरेंट्स की तरफ से अपार ID को लेकर चिंताएं भी जाहिर की गई, जैसे उनकी निजी जानकारी किसी थर्ड पार्टी के पास लीक ना हो जाए। इस पर सरकार का कहना है कि विद्यार्थियों द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। ये डेटा सरकार की निगरानी में शैक्षणिक कार्यों में लगी संस्थाओं को ही प्रदान किया जाएगा। 26 से 28 अक्टूबर के बीच उत्तराखंड में UNFF यानी यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स की बैठक का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में किया जा रहा है। इस दौरान वाइल्ड फायर्स और फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन से जुड़ी पहलों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान वनों की अग्नि और सर्टिफिकेशन के लिए सिफारिशें और फ्रेमवर्क तैयार किए जाएंगे, जिससे सतत वन प्रबंधन किया जा सके। इन सिफारिशों को UNFF के मई 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले सम्मेलन में शामिल किया जाएगा। भारत में आयोजित हो रही ये बैठक CLI यानी कंट्री लेड इनिशिएटिव का भाग है। CLI यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स के सहयोग के मकसद से देशों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। साल 2000 में इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के एक प्रस्ताव के जरिए यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स का गठन किया गया था। इसका मकसद सभी प्रकार के वनों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास करना है। वाइल्ड फायर से मतलब होता है अनियंत्रित तरीके से जंगली वनस्पति में लगने वाली आग। वाइल्ड फायर्स का रिस्क सूखे, हीट वेव्स और तेज हवा जैसी स्थितियों में बढ़ जाता है। वैश्विक स्तर पर इनकी फ्रीक्वेंसी और गंभीरता में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। इसके धुएं में कई खतरनाक वायु प्रदूषक जैसे कि PM 2.5, NO2 और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स शामिल होते हैं। इन फायर्स के चलते कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें भी रिलीज होती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ता तापमान, शुष्क परिस्थितियां और ग्रामीण क्षेत्रों में होते शहरीकरण के चलते वाइल्ड फायर्स में तेजी देखने को मिलती है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। जापान में ट्रांसजेंडर लोग बिना सर्जरी के आधिकारिक दस्तावेजों में अपना जेंडर बदलवा सकेंगे। जापान के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जरूरत वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
दरअसल ट्रांसजेंडर लोगों को आधिकारिक दस्तावेजों में अपनी लिंग आधारित पहचान बदलने के लिए प्रजनन अंगों को हटाने की जरूरत होती थी, जो अमानवीय और मानवाधिकार के विरुद्ध एक प्रथा थी। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 2022 में भारत से सबसे अधिक माइग्रेशन OECD देशों की तरफ देखा गया। नवीनतम आंकड़ों के आधार पर OECD देशों में माइग्रेशन के मामले में भारत शीर्ष पर है। उसके बाद चीन का स्थान है। इसके बाद OECD देशों की नागरिकता पाने की सूची में भी भारत टॉप पर है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने नैनीताल जिले में प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से जोड़ा गया है। इस बांध का निर्माण नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर किया जाएगा। इस परियोजना में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अतिरिक्त सिंचाई की परिकल्पना भी की गई है। अभी हाल में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया, जो कि इस क्षेत्र में भारतीय सेना की पहली परियोजना है। इस टनल को हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में स्थापित किया गया। इस वर्टिकल विंड टनल को सशस्त्र बल के कॉम्बैट फ्री फॉल कौशल को निखारने के लिए तैयार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर चर्चा में आ गया है। उन्होंने इस कॉरिडोर को इजराइल हमास के बीच जंग की संभावित वजह बताया। इस कॉरिडोर की घोषणा भारत में G20 समिट के दौरान की गई थी। इस प्रोजेक्ट में 2 अलग-अलग कॉरिडोर शामिल हैं। पूर्वी कॉरिडोर भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ेगा और उत्तरी कॉरिडोर खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ेगा। यह कॉरिडोर पूरे क्षेत्र में रेल, सड़क और बंदरगाहों के नेटवर्क को एक साथ एकीकृत करेगा। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रही अपार आईडी संबंधित है मतदाताओं के लिए जारी एक आईडी, दिव्यांगजनों के लिए जारी की गई आईडी, विद्यार्थियों के लिए जारी की गई आईडी या फिर पासपोर्ट को लेकर जारी की गई डिजिटल आईडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत केवल किसी संगठन को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। हमास भारत में एक घोषित आतंकवादी संगठन के तौर पर दर्ज है। उपर्युक्त में से सही कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, डस्ट सप्रेसेंट्स किसके सॉल्ट होते हैं? कैल्शियम या मैग्नीशियम के, सोडियम के, आयरन के या फिर एल्यूमिनियम के? सही जवाब है ऑप्शन ए, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रिनो का प्रकार नहीं है? न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो या फिर ताउ न्यूट्रिनो? सही जवाब है विकल्प ए यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।